आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की निगरानी और बच्चों की हुई मौत के बाद अब ग्वालियर जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर संचालकों को एक एडवाइजरी और नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब बिना फार्मेसी की डिग्री के दवाइयों का विक्रय और मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं किया जाएगा। सीएमएचओ कार्यालय से जारी नोटिस में कहा गया है कि फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 के प्रावधान अनुसार मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शंस पर ही पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा दवाइयां डिस्पेंस की जानी है। अगर किसी भी मेडिकल संचालक द्वारा मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शंस के बिना दवाइयां विक्रय डिस्पेंस होना पाया जाता है तो उस मेडिकल स्टोर पर फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट के तहत 3 माह तक की सजा तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है एवं मेडिकल स्टोर लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। अपन ने आदेश ये निकाला है कि बिना फार्मासिस्ट के आप दवाई डिस्पेंस नहीं कर सकते अपने मेडिकल स्टोर से, क्योंकि जनरली ये देखा कई जगह सुनने में आ रहा था कि फार्मासिस्ट का लाइसेंस लेके मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, पर वो जो दवाई देने वाले होते हैं वो नॉन मेडिको होते हैं, जो नॉन टेक्निकल आदमी होते हैं। तो इन चीज़ों को लेके अपन ने एक नई मुहिम चालू करी है कि बिना फार्मासिस्ट के कोई भी मेडिकल स्टोर संचालित नहीं होगा। अगर वो संचालित होता है तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि सजा का प्रावधान भी है। बुरहानपुर जिले में जैन परिवार ने अपनी 94 वर्षीय बुजुर्ग सदस्य आशा देवी के मरणोपरांत उनका देहदान कर समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। आशा देवी की इच्छा के अनुसार उनके निधन के मात्र 4 घंटे बाद परिजनों ने बुरहानपुर जिले के बोरले हॉस्पिटल में उनकी आंखें दान कर दी, जिससे 2 लोगों के जीवन में रोशनी आ सकेगी। सोमवार को आशा देवी निधन हो गया। इसके बाद उनकी इच्छा पूरी की गई। आशा देवी के पोते ललित ने बताया कि दादी ने अपने जीवन काल में ही इच्छा जाहिर कर दी थी कि उनका शरीर चिकित्सा अनुसंधान के काम आए। इसी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी मृत्यु के बाद आंखें दान की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार न कर उसे खंडवा मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया है। अस्पताल प्रशासन अब इस शरीर का उपयोग मेडिकल छात्रों के अध्ययन और अनुसंधान के लिए करेगा। जैन परिवार के इस प्रेरणादायक निर्णय की पूरे जिले में सराहना हो रही है। यह कदम न केवल चिकित्सा विज्ञान के लिए उपयोगी होगा, बल्कि यह देहदान और नेत्रदान के प्रति समाज में जागरूकता भी पैदा करेगा। एक्चुअल में मेरी दादी की भी इच्छा थी और परिवार ने उसमें सहमति जताई कि ये देहदान करके जाते जाते से भी एक पुण्य का काम किया जाए, जिससे उनकी आंखें भी यही डोनेट की गई है, जिससे 2 लोगों को रोशनी मिलेगी और बॉडी रिसर्च के लिए खंडवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। दादी का नाम क्या था और क्या उनका उम्र क्या थी? आशा देवी तेजरथ जैन, उम्र 94 वर्ष। संघर्षमय जीवन रहा उनका शुरू के 20-25 साल, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करते थे और एक गांव में आके यहाँ पर बसे थे बोरसल में, जो कि ऐसे 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले 30-35 वर्षों से हम बुरहानपुर में निवासरत है। यहाँ पर एक्चुअल में इसके लिए कोई SOP बनी हुई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं बना है कि बॉडी को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से रखना है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हमारा प्रशासन इसकी व्यवस्था करे तो ये जो आज बॉडी खंडवा देना पड़ रही है, ये हमारे बुरहानपुर में हमारे जो आयुर्वेद कॉलेज के बच्चे उन्हीं के काम में आ सकती है। इसमें किसको पहल करना होगा? इसके लिए हमारे प्रशासन को करना पड़ेगा और मेडिकल कॉलेज को करना पड़ेगा। आज जो देहदान हुआ, इनका क्या गॉड ऑफ ऑनर का क्या प्रोसेस रही? ये SP थाने द्वारा मतलब प्रशासन की तरफ से सम्मान दिया गया है देहदान के लिए। हमारा जो प्रशासन है वो इसको और आगे की ओर मतलब लोगों में जागरूकता लाने के लिए और लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए सम्मान दिया गया है। देहदान का मतलब होता है कि शरीर दान। दादी माँ ने आंखें दान दी, शरीर दान दिया। आंखों से कम 2 लोगों को एक जीवन दान मिलेगा, रोशनी मिलेगी उनको। और जो उनकी शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान दिया गया, उससे MBBS की जो एनाटॉमी विभाग होता है, वहाँ पर बच्चे अपनी जो फर्स्ट ईयर की स्टडी होती है उसमें काम आता है। तो ये मान के चलिए कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपना शरीर दान देते हैं। मतलब वहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए शरीर जो होता है वो किसी लावारिस का नहीं होता है। मतलब इसको भी उन मतलब सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने शरीर वहाँ पे
आगरा मुंबई मार्ग पर देवास जिले में सिया के समीप ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए विदिशा अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ लोग मामूली चोट आने की वजह से बिना इलाज कराए ही लौट गए। शेष घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा कैसे क्या हुआ बताइए। ये ट्रक आगे चल रहा है बीच वाली लाइन में, उधर वाली लाइन में। आधा 1 किलोमीटर पहले से ले आगे इधर उधर, हम हमारी साइड से इधर से चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ आगे इसने एकदम बस में मारी वो बस खड़ी जी, और भी पलटी मार दी वाली लाइन से आ रहा था। दीपावली के त्यौहार पर मकान की साफ सफाई के दौरान बहुत से लोग अनुपयोगी सामानों को घर से बाहर फेंक देते हैं, मगर अब यही सामान गरीबों के आंगन में खुशियां बिखेरेंगे। ग्वालियर नगर निगम ने एक ऐसी अनूठी पहल की है जिसके चलते आपका अनुपयोगी सामान समाज के एक वर्ग की दीपावली को रोशन कर देगा। दरअसल ग्वालियर नगर निगम ने दीपावली त्यौहार पर एक अनूठी पहल की है, स्वच्छता की दीपावली 1 रुपए वाली। इस पहल के जरिए अनुपयोगी सामान से गरीबों की दीपावली रोशनी भरी बन सकेगी। नगर निगम के बल भवन में हमारे आपके घरों से निकलने वाले अनुपयोगी सामान को कलेक्ट करने के लिए वाहन रवाना किए गए, जिन्हें महापौर शोभा सिकरवार, नगर निगम आयुक्त संघप्रिय और अपर आयुक्त टी प्रतीक राव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दीपावली पर सफाई के दौरान कपड़े, जूते, खिलौने, गद्दे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, किताबें और अन्य सामान को लोग अभी तक यूं ही फेंक दिया करते थे, जिसके चलते शहर में कचरे की बाढ़ आ जाती थी और उनका निष्पादन भी एक बड़ी चुनौती बन जाता था। अब जीएमसी की इस नई पहल के चलते घर का अनुपयोगी सामान गरीब, लाचार और बेसहारा लोगों को एक नई उम्मीद त्योहार के मौके पर देगा। इन सामान को रिपेयर कर 1 रुपए में नगर निगम द्वारा गरीबों को दिया जाएगा। एक व्यक्ति को अधिकतम 5 सामान दिए जाएंगे। आज जो हम लोग दीपावली पे सफाई करते हैं उसका जो मतलब खराब सामान है, जैसे गद्दे हैं, कुर्सियाँ टूटी, इनको नगर निगम की तरफ से है ना इकट्ठा किया जाएगा। फिर उनका मतलब मरम्मत वगैरह करवा कर उनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 1 रुपए में दिया जाएगा। उसके लिए आज ये गाड़ी 2 की गई हैं, जिससे ये लोग जगह जगह से जो उपयोग में सामान नहीं उनको इकट्ठा करते हैं। ये स्वच्छता की दिवाली 1 रुपए वाली करके एक हम अभियान चला रहे हैं ग्वालियर में पहली बार, जिसमें कि जो भी घर में अनुपयोगी सामान है जो किसी और के उपयोग में आ सकता है, जैसे गद्दे हैं, जूते हैं, सूटकेस हैं, बच्चों के खिलौने हैं, किताबें हैं, जो आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम अपनी नगर निगम के व्हीकल से कलेक्ट करवा रहे हैं। उनको NULM जो स्व सहायता समूह होते हैं उनसे हम लोग रिपेयर करवाएंगे और फिर इसका एक शॉप लगाई जाएगी जिसमें कि 1 रुपए पे 1 आइटम दिया जाएगा लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको, और मैक्सिमम 1 व्यक्ति पे 5 आइटम आप ले सकते हैं। तो ये एक अभियान है जिससे हम चाह रहे हैं कि जो दिवाली में लोगों के घर से सामान निकलता है वो किसी और के उपयोग में आता है। ग्वालियर, सिरोल और झांसी रोड की पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक कार से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 315 बोर की 2 राइफलें और 36 राउंड भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों के पास इन बंदूकों का लाइसेंस नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक 15 अक्टूबर के संभावित आंदोलन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान सोमवार रात को सिकरौदा तिराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया था, जिसमें एक संदिग्ध कार को रोका गया। इसमें 4 लोग सवार थे। यह लोग डबरा की ओर से ग्वालियर की तरफ आ रहे थे। चेक करने पर कार में 2 लोगों के पास बंदूक थी, जबकि 2 और लोग सवार थे। इनके कब्जे से फोल्डेड बट वाली 315 बोर की बंदूकें मिली। इनके नाम नरोत्तम गुज्जर और शोभाराम रावत है। बंदूकों के लाइसेंस शालिग्राम गुज्जर और जयवीर सिंह के नाम पर है। कार चालक प्रदीप एवं संजू से भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, ग्वालियर में कानून व्यवस्था के मद्देनजर और कोई भी आपराधिक गतिविधियां ग्वालियर में ना हो, इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार ग्वालियर के जितने भी नाके हैं सभी आउटर के थानों में लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शहर का कानून व्यवस्था त्यौहार के मद्देनजर ये चेकिंग की कार्रवाई लगातार चल रही है। इसमें किसी क्रम में कल ग्वालियर थाना सिरोल और थाना झांसी रोड इनका संयुक्त एक चेकिंग अभियान जो कि सिकरौदा चौराहे पर चलाया था, यहाँ पर हम लोग वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी क्रम में एक वाहन को जब रोका गया तो उस वाहन से 2 लोग और उसमें 315 बोर की 2 राइफल और लगभग 34 जिंदा राउंड पुलिस को वहाँ मिले। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की कराहल ब्लॉक की ग्राम पंचायत चितारा के कांकरा ग्राम के मुक्तिधाम की तस्वीरें झकझोर देने वाली है। यहाँ की राह आसान नहीं है। शमशान घाट तक अर्थी ले जाने के लिए ग्रामीणों को मौत के मुंह से गुजरना पड़ता है। शमशान घाट गंदगी से अटा पड़ा है और सरपंच सचिव बेपरवाह बने बैठे हैं।
कांकरा गांव का मुक्तिधाम बरगवा मरेठा रोड पर है। सरपंच और सचिव की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को शमशान घाट तक अर्थी ले जाने के लिए 20 फीट गहरी खाई को पार करना पड़ता है। इस दौरान अर्थी के गिरने का खतरा बना रहता है। लोग गिरते पड़ते अर्थी को शमशान घाट तक पहुंचाते हैं। बता दें कि शमशान घाट तक पहुंचने के लिए 3 वर्ष पहले जो रपटा ग्राम पंचायत चितारा ने बनाया था वह पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। शमशान घाट पर गंदगी का अंबार लगा है। स्थानीय ग्रामीण कई बार सरपंच और सचिव को इस मामले से अवगत करा चुके हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के कर्णधारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ना तो कोई रास्ता ना कोई रपटा, नदी है, रपटा टूटा डला है और शमशान का वो पूरा बाउंड्री है वो टूटी डली है और उसमें देखो तो देखो क्या है, उसमें आदमी कचरे के मारे कोई कहीं से कहीं निकलने कोई रास्ता नहीं है। आज जब किसी की डेथ होती है या कोई मर जाता है तो जब उसकी अर्थी को शमशान घाट ले जाते हैं तो क्या परेशानी आती है उन लोगों को उस अर्थी को ले जाते हुए, यानी कि उस मरे व्यक्ति को ले जाते हुए? पानी में होकर निकलना पड़ता है और अगर ये कहीं नीचे पड़ गया तो क्या वो अर्थी गिर पड़ेगी। अच्छा, ये परेशानियां भी रहती है तक ही नहीं पहुँच पाएंगे और ये बारिश में रास्ता भी पूरा दलदल में बदल जाता होगा, बिल्कुल खराब। और पानी देखो तो वहाँ रपटा बिल्कुल टूटा डला है, देख लो सामने, बहुत भयंकर परेशानी आते हैं। अच्छा, रपटा भी फूटा हुआ है? हाँ, बिल्कुल टूट रहा है अंदर और हमेशा डर बना रहता है। हाँ। और ये खाई भी दिख रही है, ये यहाँ से हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर। देख लो तुम, यहाँ देख रहा है कि कैसे क्या उतरेंगे, क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे। इस ओर कभी प्रशासन का ध्यान नहीं गया? नहीं, ना तो कोई रास्ता ना कोई रपटा। मध्य प्रदेश के खंडवा में हरसूद मार्ग पर दीनदयाल प्रतिमा और पेट्रोल पंप के सामने टीट गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि टीट गांव में सरकारी जमीन पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया है। आपराधिक घटनाएं और छेड़खानी बढ़ गई है। इन लोगों को सरकारी आवास योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों और कृत्यों से नाराज होकर हिंदू जागरण मंच के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ पंडित दीनदयाल प्रतिमा के सामने रोड पर बैठकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को आड़े हाथ लिया। सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी चक्काजाम स्थल पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश दी। अधिकारियों के सामने भी नारेबाजी चलती रही। करीब 5 घंटे चला प्रदर्शन उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। जो दलाल बैठे हैं उनको किसी भी चीज शांति से नहीं सुनाई देता है। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हमने शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले ही शासन प्रशासन में जो अधिकारी आए थे बात करने, उनको बता दिया है कि 2 साल से लगभग 20 ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग लगातार तहसीलदार एसडीएम से हमारी बातचीत चल रही है। वो हर दिन एक नया तारीख देते हैं, हर एक नया नोटिस के लिए कि 15 दिन बाद कार्रवाई करेंगे, 1 महीने बाद कार्रवाई करेंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से यह सवाल है, क्या लैंड जिहाद इसी प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में चलता रहेगा? पूरे खंडवा जिले में एक जगह से अतिक्रमण हटता है, वही अतिक्रमणकारी दूसरे जगह जाके अतिक्रमण कर लेते हैं। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष के सामने मंगलवार सुबह उस वक्त गहमागहमी का माहौल बन गया जब एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतिका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। मामला गोटेगांव के कंजई गांव का है। मृतिका के चाचा तरुवर पटेल ने बताया कि उनकी 24 वर्षीय भतीजी यशवती पटेल उर्फ गौरी पत्नी प्रियांश करसरिया की सोमवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हमें ससुराल वालों का फोन आया कि बच्ची की तबीयत खराब है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वह मृत पड़ी थी। अचानक तबीयत बिगड़ना और इतनी जल्दी मौत होना शक पैदा करता है। वहीं गोटेगांव सिविल अस्पताल के डॉक्टर इंदल सिंह दंडोतिया ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे यशवती को परिजन किसी निजी अस्पताल से लेकर गए थे। तब तक वह मृत थी। शव को मर्च्यूरी में रखवाया गया और मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मृतिका की शादी 1.5 वर्ष पूर्व कंजई निवासी प्रियांश करसरिया से हुई थी। सर, मेरी भतीजी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये हत्या की गई है। मैं ससुराल पक्ष पर मैं चाहता हूं कि मेरी साफ जांच हो कि किस तरह से ये हत्या की गई है और किसने की गई है, उन दोषियों को सज़ा मिले। कल रात में मेरे पास ससुराल पक्ष से 12:30 बजे कॉल आया कि अपनी बच्ची की तबीयत खराब है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे तो हमको बच्ची वहाँ पर मृत मिली। तो अचानक तबीयत खराब होना और इतनी जल्दी
बच्ची का मृत होना, तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा जता रहा है कि ये किसी ने किया है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले और स्पष्ट जांच हो। किस गांव की घटना है? ये कंजई में हमारी गुड़िया की शादी हुई थी। कंजई में श्री साहब सिंह पटेल के सुपुत्र प्रियांश करसड़िया के साथ इनकी शादी हुई थी 1.5 साल पहले। बिटिया जो ख़त्म हुई है, उनके चाचा का फ़ोन आया मेरे पास में रात को 2 बजे, 3 बजे 3:15 बजे तक यहाँ आ गया गोटे गाँव। कैसा फ़ोन आया? हमारी गुड़िया ख़त्म हो गई है और कुछ जानकारी समझ में नहीं आ रही। तो फिर आए हम लोग, देखा तो बच्ची मृत अवस्था में थी और ठंडी पड़ गई थी। कहाँ पर थी? श्रीधाम हॉस्पिटल में। फिर इसके बाद मैं थाने गया, DI साहब से चर्चा हुई मेरी, सर ऐसी घटना। मोबाइल उस समय आ गई थी थाने की, कंजई गई थी, तो मैंने कहा सर उचित कार्रवाई हो जाए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या घटना घटी है लड़की के साथ? अब उसके पहले शायद परिवार वालों ने बताया कि माँ के पक्ष के हैं। कल रात्रि में करीब 12:30 बजे एक गर्भवती महिला जिसका नाम यशवती पटेल उर्फ गौरी पटेल, पति का नाम प्रियास पटेल, लगभग 24 वर्ष, ग्राम कंजई, कल रात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटे गाँव रात्रि में आई और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था। तो उसके परिजन उसको बहुत जल्दी से किसी निजी हॉस्पिटल में ले गए। फिर 2-3 घंटे बाद जब वो वापस ले गए तो वो मृत थी। तो उसको हम लोगों ने उसको रात्रि में फिर मर्चरी में रखवा दिया और अगले दिन आज जैसे कि उसका पुलिस के द्वारा मरकाम कर लिया गया और हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम करा दिया। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो पुलिस विभाग को भेज दी जाएगी। मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के जावरा के पास बनाखेड़ा वेयरहाउस के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू कार ने सवारी भरी ऑटो और एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार सभी घायल नौलखा गांव के रहने वाले हैं, जो मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहे थे। रास्ते में बनाखेड़ा वेयरहाउस के पास उनकी गाड़ी को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी में सवार सभी लोग बुरी तरह फंस गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को जावरा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से 4 की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उनका इलाज फिलहाल जारी है। एक शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। टोटल 9 लोग सवार थे टेम्पो में, उसमें से 8 लोग जो हैं वो घायल अवस्था में हैं, जिनमें से 4 को रेफ़र करा है, 4 भर्ती हैं और 1 जो है वो ब्रॉड डेड यानी मृत लाए गए थे। यहाँ ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या स्थिति अभी? ये नवलखा गांव के निवासी हैं, सब ग्रामीण हैं, गुजरात जा रहे थे काम के लिए और इनका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें टेम्पो में सवार थे और पीछे से गाड़ी वाले ने, टेम्पो ट्रैक्स जीप वाले ने, शायद अज्ञात वाहन है अभी तो शायद, तो उन्होंने इसको पीछे से टक्कर मारी है ओवरटेक करने के चक्कर में। अभी ऑटो का इलाज जारी? हाँ, सबका इलाज जारी है। 4 को रेफ़र कर दिया है और 4 यहीं पे इलाज जारी है उनका। रतलाम जिले के जावरा हुसैन टेकरी क्षेत्र में 16 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने आरोपी तौहीद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रतलाम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल ने बताया कि मुंबई के दिंडोशी थाने में किशोरी से दुष्कर्म की FIR दर्ज कराई है। रिपोर्ट जब यहां आई तो आरोपी अधेड़ तौहीद शेख निवासी वार्ड 22 बड़ा मालीपुरा जावरा को गिरफ्तार किया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रिपोर्ट में किशोरी ने बताया है कि उसके पिता और आरोपी एक जगह काम करने के दौरान मिले थे। तौहीद शेख का उसके घर आना जाना था। इसी का फायदा उठाकर उसने हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मुंबई महाराष्ट्र से 0 पे FIR हुई है, वो हमारे यहाँ आई है। उस घटनाक्रम में वो लड़की पे एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उस गुमशुदगी में लड़की जब बरामद हुई तो उसने अपने कथन में बताया कि मेरे पिता के दोस्त ने मेरे साथ कुकृत्य किया, तो उस पर से उन्होंने 0 पे FIR पंजीबद्ध करी है और हमारे यहाँ भेजी है। तो हमने इसको FIR को असल नंबर पे कायम किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है
और इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। सनावद नगर के वार्ड 17 इनपुन भोगावा रोड स्थित दरगाह हजरत अब्दुल रशीद कलंदरी रमतुल्लाह नागपुर वाले पीर साहब का छठवां उर्स सोमवार रात को मिलाद शरीफ से शुरू हुआ। दरगाह के सज्जादानशीन खलीफा अब्दुल हसन बाबा कलंदरी, उनके भाई अब्दुल हबीब कलंदरी, खलीफा बाबा दादा सहित अनेकों मुरीदों ने दरगाह पर चादर पेश कर मिलाद का आगाज किया। तिलावत कलाम पाक मस्जिद के हफीज साहब ने पढ़ी। शेख अकलीम गुड्डन बाबा ने नाते रसूल पेश की। खानकाह के बच्चों ने नात शरीफ पढ़ी। रात 1 बजे तक नाते रसूल का प्रोग्राम चला। मंगलवार सुबह फतीहे के बाद सलाम पेश किया गया और लंगर शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलता रहा। लंगर में सनावद, बड़वाहा, बैडिया, बासवा, नागपुर, खरगोन, गोगावा से हजारों मुरीद शामिल हुए। अल्लामा अब्दुल रशीद कलंदर निजामी नियाजी का 6 माही उर्स भी है। कल रात में मिलाद शरीफ हुआ और बहुत से लोग आए मिलाद शरीफ, और बहुत अच्छा हुआ मिलाद शरीफ। अभी लंगर शरीफ चालू है और लोग, गांव के लोग दर्जों आ रहे हैं और लंगर का लुत्फ उठा रहे हैं। कितने सालों से ये उर्स हो रहा है? ये उर्स तो हजरत अब्दुल रशीद कलंदर जब खानका बनी थी यहाँ पे, जब कुछ भी नहीं था, जब से आज समझ लो 20 साल के करीब के यहाँ लंगर हो रहा है। कहाँ से लोग आते हैं? सनावद, नागपुर, बड़वा, खंडवा, गोगावा, अतराफ के जितने भी गांव है और सिंधवा, इंदौर, यहाँ से सब लोग आते हैं और लंगर खाते हैं। सीहोर जिले के ग्राम अमलाहा से बड़ी संख्या में किसानों ने सीहोर तक ट्रैक्टर यात्रा निकाली। सीहोर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ट्रैक्टर यात्रा में करनी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर भी शामिल थे। किसानों की मांग है कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। फसल का सही सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान ट्रैक्टर यात्रा में करनी सेना प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर सहित हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने अपनी मांग को लेकर सीहोर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि सोयाबीन की फसल लगभग 80% तक खराब हो चुकी है। उसके बावजूद सीहोर जिले का नाम मुआवजे के लिए शामिल नहीं किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में मुआवजा वितरित हो चुका है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सीहोर जिले में भी जल्द से जल्द मुआवजा राशि वितरित की जाए। यहाँ सारे किसान परिवार के जो किसान पुत्र है वो आए हैं। अभी जितने भी किसान हैं तो अभी खेती बाड़ी का समय चल रहा है, तो उसमें अभी व्यस्तता के कारण सारे किसान उपस्थित नहीं हो पाए। पर किसान पुत्रों ने आज यहाँ पर आकर ये सिद्ध किया है कि उनके पिताजी घर में गाँव में खेती करेंगे तो भी उनका बेटा सड़क पे आके लड़ेगा उनके अधिकारों के लिए। तो जो हमारी मांगे है, प्रथमतः मांग हमारी ये है कि सीहोर जिले को मुआवजे से वंचित कर दिया है, और जिन जिलों में मुआवजे दिए भी हैं वो 1000 से 1500 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से दिए। पर हमारी मांग ये है कि कम से कम 11,000 रुपये प्रति बीघे का खर्चा होता है किसान का, यदि वो हकाई जोताई और बीज डालता है और उसको फसल को बड़ा करता है, काटने जैसी जब होती है, तब तक 11,000 रुपये प्रति बीघे का नुकसान हो जाता है उसका। मंगलवार की दोपहर विदिशा में खरी फाटक रोड पर प्रेमी के साथ भाग रही 3 बच्चों की मां को पति ने रोकने का प्रयास किया तो प्रेमी ने चाकू से पति पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल पति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने महिला से कॉल करवाकर आरोपी को अस्पताल बुलाया और फिल्मी अंदाज में उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी आदर्श तिवारी ने बताया कि जिला अस्पताल में मौजूद मृतक की पत्नी से कॉल करवाकर पुलिस ने आरोपी को बुलवाया। आरोपी जैसे ही अस्पताल के बाहर पहुंचा, शहर के समाज सेवी आदर्श तिवारी व उनके साथी और छुपाकर खड़े पुलिस जवानों ने उसे फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि मृतक बबलू अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ पूरनपुरा में रहता था। 3 बच्चों की मां और भोपाल निवासी दीपक के बीच कुछ संबंध थे। इसी बात के विवाद को लेकर दीपक ने बबलू पर चाकू से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। खरी फाटक इलाके में एक अभी सूचना आई थी जिसमें चाकूबाजी घटना हुई थी। इसमें ये जो महिला के संबंध को लेकर एक विवाद की स्थिति थी, जिसमें जो मृतक हैं बबलू, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हुई है, के साथ आरोपी दीपक लड़िया ने चाकूबाजी कर दी थी। और ऐसा पता चला है कि उनके जो पत्नी को संबंधों के लिए कोई विवाद था इनका। ये पूरी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, बयान वगैरह पुलिस ले रही है, दर्ज कर रही है।
इसमें सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और भागते हुए आरोपी को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के बगासपुर गांव में उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग स्थापना के नाम जिन लगभग 100 ग्रामीणों को पीएम आवास सुविधा का लाभ मिला हुआ है, उनके आवासों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। कांग्रेस इसके विरोध में उतर आई है। कांग्रेस ने प्रभावित ग्रामीणों के हक के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रभावित ग्रामीण लंबे समय से परेशान थे और जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन प्रशासन को आवेदन दिए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों की परेशानी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जनपद गोटेगांव में विरोध कर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि 25 एकड़ में उद्योग विभाग द्वारा निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, उसमें 4 से 5 एकड़ भूमि ग्रामीणों के लिए छोड़ी जाए, जिससे ग्रामीणों के आवास न टूटे और वह घर से बेघर न हो। उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल से मांग की है कि ग्रामीणों की समस्याओं को समझा जाए और उन्हें भूमि आवंटित की जाए। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि यदि विस्थापन जरूरी हो तो पहले इन गरीब परिवारों को शासकीय पट्टे और आवास निर्माण की निर्धारित राशि दी जाए। ज्ञापन में कहा गया कि एक और शासन जनता को आवास देने की बात करती है और वहीं दूसरी ओर उन्हीं के घर उजाड़ रही है। 35 एकड़ जमीन है, ये राजस्व विभाग ने AKBN को ट्रांसफर करा दी और AKBN अपने जो उद्योग है मध्य प्रदेश में जो भी उद्योग लगाने आएंगे तो अलग अलग फैक्ट्रियाँ आएंगी। तो मेरा शासन से ये कहना है कि जब आप ये 35 एकड़ जमीन अलाट कर रहे हैं और उनके मकान तोड़ रहे हैं तो AKBN वो मुआवजा पहले जमा करे। जैसे सरकारी जमीन में अगर जंगल विभाग की जमीन होती है, जंगल विभाग जमीन देने के लिए राजस्व से जमीन लेता है और वो जंगल की जमीन दे देती है अगर उपयोगी है। ऐसे ही शासन AKBN से ये पैसा लेके और ये जो मकान विस्थापित हो रहे हैं उनको विस्थापित करे और उनका जितना पैसा आ रहा है वो दें। जब प्रदेश के इतने बड़े बड़े उद्योगपति इधर आएंगे तो उनको इतना पैसा देने में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। चाहता हूँ कि अगर ये उद्योग विभाग को कलेक्टर महोदय ने ये जमीन अगर मान लो उनको अलर्ट कर दी थी तो ये तहसीलदार को या वहाँ के पटवारी को जब ये मकान बना रहे थे, जबकि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के मकान निर्माण उसमें आधे से लोगों के, तो बात को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया था। क्या मांग है आप लोग की और ये कब तक चलेगा और मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे रणनीति रहेगी? आज बगासपुर के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उन लोगों के मकान बने हुए हैं उनको तोड़कर वहाँ पर कोई उद्योग लगाया जा रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उनके साथ हैं। उनका मकान नहीं टूटना चाहिए, अगर टूटता है तो उनको मुआवजा देना चाहिए। पहले उनको नोटिस दें या मुआवजा देने की बात करें, इसके बाद उनके घर तोड़ना चाहिए। अचानक से उनको कुछ घर वहाँ पर चिन्हित कर दिए गए कि उनको तोड़ा जाएगा, तो हम लोग सब उनके साथ हैं। जब तक उनको उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती, उनको मुआवजा नहीं मिल जाता है। ग्वालियर निवासी बिग बॉस फेम की तानिया मित्तल के खिलाफ शिकायत पुलिस में की गई है। SSP ऑफिस ग्वालियर में यह शिकायत मुंबई से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने की है। फैजान ने तानिया मित्तल पर लोगों को रुपए के लिए धोखा देने का आरोप लगाया है। बिग बॉस शो में परिवार और व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े सैकड़ों झूठ बोलने का आरोप भी लगाया गया है। फैजान ने लिखित शिकायत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बलराज को तानिया का बॉयफ्रेंड बताया है। उसका कहना है कि तानिया ने बलराज को भी झूठे मामलों में फंसाकर जेल पहुंचाया है। फैजान ने शिकायत के जरिए तानिया मित्तल पर FIR करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। आपको बता दें कि फैजान अंसारी इससे पहले पूनम पांडे, राखी सावंत, उर्फी जावेद, बिग बॉस विनर एल्विश यादव, आशिफ मिरियाज सहित अन्य फेमस सेलिब्रिटीज की भी शिकायत कर चुके हैं। पूनम पांडे ने के कैंसर वाले झूठे पोस्ट पर भी कानपुर में फैजान ने ही पुलिस में शिकायत की थी। सर, मैं तानिया मित्तल जो बिग बॉस कंटेस्टेंट है और तानिया इसी शहर ग्वालियर की रहने वाली है, उसकी रिटर्न कंप्लेन में करने SSP सर के पास आया हूँ। ये मैंने रिटर्न कंप्लेन दी है जिसमें क्लियर मेंशन है कि जो जो चीज़ें उसने करी है और उसने जिस लड़के को डेट किया जिसका वो बॉयफ्रेंड था सालों से, आज उसी की वजह से जेल में है। तो मैं चाहता हूँ लोगों को सच्चाई पता लगे। जो महाराष्ट्र में सबको पता है बट आई थिंक मध्य प्रदेश में लोगों को पता नहीं था। तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ग्वालियर आज सर आया हूँ। सर, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, वो भी इन्फ्लुएंसर है, बलराज भी एक इन्फ्लुएंसर है। तो जो इन्फ्लुएंसर्स का नाम खराब कर रहा है, जैसे पूनम पांडे ने भी खराब करी थी, तो मैं कानपुर में पर्सनली कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर के सर से मिल के आया था और पूनम के खिलाफ मैंने रिटर्न में आवेदन दिया था और 100 करोड़ डेफिमेशन का क्लेम भी किया था कि अगर पूनम पांडे ने माफ़ी नहीं मांगी तो एक एक चीज़ जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ऑन कैमरा वो गूगल पे हर एक चीज़ रिकॉर्डेड है।
ग्वालियर पुलिस अब ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगी जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि समाज के ऐसे लोगों को सबके सामने लाया जाएगा जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया साइट के अलावा ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसपी के मुताबिक 15 अक्टूबर को किसी भी समाज अथवा दल का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। इसे सभी लोग सोमवार को साफ कर चुके हैं। फिर भी कुछ लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर समाज में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एसपी के मुताबिक जिले में पर्याप्त फोर्स उपलब्ध है और वह दीपावली तक अलग अलग पॉइंट पर तैनात रहेगी। को पहले तो बहुत स्पष्ट कर दूं, कृपया करके मीडिया के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कल 15 तारीख को किसी भी संगठन का कोई ग्वालियर में कार्यक्रम नहीं है, तो कृपया करके भय की स्थिति या भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। सभी से बहुत स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, किसी भी संगठन ने 15 तारीख का कोई कॉल नहीं किया है। सब अपने घर बैठे, कई बार भ्रम की स्थितियों के कारण मूवमेंट हो जाता है, तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। 15 तारीख को किसी भी संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं है। जिन संगठनों ने आह्वान किया था, कल आपको पता है, आपको भी उन्होंने बाइट दी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी क्लियर किया है और सारे प्रिंट मीडिया में भी बहुत स्पष्टता से आया है कि 15 तारीख का आंदोलन स्थगित हो गया है, कॉल ऑफ कर दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।